हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसका पहला यूनिट है विविधता। तो चलिए समझते हैं विविधता आखिर किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे कि विविधता हम बहुत जगह देख सकते हैं, जैसे आसपास अगर आप रहते हैं या अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, या अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आप वहाँ भी विविधता देख सकते हैं। अगर कोई लंच लाता है तो उनके खानों में अलग अलग विविधता देखने को मिलती है। तो आज हम इसी विविधता के बारे में और गहराई रूप से समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं विविधता का चैप्टर, जिसका नाम है विविधता की समझ। जैसा कि चैप्टर की शुरुआत में ही बताया गया है, देखिए कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए, क्या कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं और वे केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से आते भी हैं और उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि सभी भिन्न होते हैं। जैसा कि आपने देखा कैसे यहाँ पर विविधता दिखाई गई है। जैसे देख सकते हैं आप, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार और आदि विभिन्न होते हैं। ये विभिन्न हमारे जीवन को बहुत सारे रोचक तथ्य से समृद्ध बनाते हैं और ये विभिन्नताओं के कारण भारत में विविधता है। तो चलिए आगे आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 3 बच्चों ने अपने अपने चित्रकारियाँ की हैं, पर तीनों की चित्रकारियाँ बिल्कुल अलग हैं। देख सकते हैं आप। ऐसी ही आपको भी एक एक्टिविटी यहाँ पर करनी है। जो आप कुछ भी अगर चित्र बनाते हैं तो आपको भी एक चित्रकारी यहाँ पर बनानी है। यहाँ जैसा कि विविधताएं हमारी पसंद में भी देखी जा सकती है। जैसा कि कहा गया है, बाहर जाते समय आपको क्या पसंद है। अच्छा बताइए, आप बाहर जाते हैं तो आपको पहनते क्या हैं और पसंदीदा आपकी खेल क्या है, आप किस किस से बातें पसंद करते हैं, उनके साथ शेयर करना, और किताबें कौन कौन सी पसंद करते हैं। तो ये सारी विविधताएं हैं जिसे विविधता ही कहा जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्ती करना एक टॉपिक है, जिसमें 2 दोस्तों की बातें बताई गई है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक समीर लड़का है और एक दूसरा समीर, जिसका नाम इस चैप्टर में बताया गया है समीर 1 और एक समीर 2। तो समीर एक ऐसा बच्चा है जो ना कभी स्कूल गया है, ना उसे अंग्रेजी पढ़नी आती है, वो बिल्कुल ही गाँव के साइड रहता है। और समीर 2 बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, उसे अंग्रेजी भी आती है और वो बहुत अच्छे से बातचीत कर लेता है। तो देखिए आप इस पैराग्राफ को पढ़ के समझ जाएंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तो हम यहाँ फिलहाल 2 दोस्तों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे आप देखेंगे कि हम एक देश के 2 राज्य यानी जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उनके बारे में विविधताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी ये करते हैं। फिलहाल दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए ठीक होगा, आसान होगा, जो आपसे बहुत भिन्न हो, यानी बिल्कुल ही आपसे अलग, ना उसकी खान पान की चीज़ें उसको पसंद हो, ना आपकी सोचने की शक्ति, कुछ भी उससे बिल्कुल आपका मैच ना करता हो। जैसे ही देखें यहाँ पर एक कहानी दी गई है कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, और मजाक जो फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ में बिल्कुल अकेला होगा और चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को दिन हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका, मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यानी अब आप देख सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी बच्चा हो, वो उसे डेली सुनने की आदत तो अंग्रेजी की है कि उस भाई साहब को क्या चाहिए कि उसे अंग्रेजी का अखबार चाहिए, लेकिन आज उसने मांगा हिंदी, तो उसका मुंह बिल्कुल ही खुला का खुला रह गया। बिल्कुल मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वो लड़का बोलता है, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह समीर 1 बोलता है, समीर 2 बोलता है। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला। वह कह रहा है, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल के दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी थी, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। उसने पूछा, सब्जेक्ट जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी, जो कभी स्कूल नहीं गया था और जो ना कभी इस ऐसे वर्ड्स को सुना था। उसने पूछा, ये सब्जेक्ट क्या होता है?
अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। ऐसा जो पढ़ा लिखा बच्चा है वह कहता है वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। तो देखिए ये कहानी बहुत ही आसान है, आप देखते जाइए बिल्कुल समझ जाएंगे कि इसमें क्या हुआ। और वैसे ही तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगले दिन वह फिर से वहां पर मिलता है और मुस्कुरा रहा था। मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आप अखबार। भैया भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। यानी सब्जेक्ट उसके दिमाग में घुस गया था और अंग्रेजी का यही शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था, क्योंकि जो बच्चा कभी अंग्रेजी बोलता तक नहीं उसको तो अजीब लगेगा ही। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। यानी जो जिसे इंग्लिश आती थी। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी तो मैंने पूछा कि तुम कभी स्कूल गए हो। कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। यानी वह जो लड़का था वो उसकी साइकिल के पास उसको नापते हुए कहता है कि मैं इतना ही छोटा था और मैं तब से ही काम कर रहा हूँ और मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। यानी वो अकेले ही सारे काम संभाल लेता है। अभी दूसरा दोस्त पूछता है, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है। मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। और यानी वो पीछे से चिल्लाता है कि मेरी माँ मेरठ में है और बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। यानी बाकी जो बातें थी वो ट्रैफिक के अंदर दब गई। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। यानी अगले दिन जब वो मिलते हैं तो वो अपने नाम बताते हैं और आश्चर्य की बात ये होती है कि उन दोनों का ही नाम समीर होता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात की कि आप समीर एक हैं और मैं समीर दो। इस तरह से वो अपनी बातें शुरू रखते हैं और उसके छोटे से हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गए। यानी जब वो अपने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं तब वह कहता है कि उसके छोटे से हाथ एक नन्ही सी चिड़िया की तरह समा गए। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ा था पर उससे कुछ उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। यानी हाथ तो मिलाया लेकिन अभी भी उसकी फीलिंग उनके पास थी। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। यानी एक दूसरे से जब मेल मिलाप करते हैं, यानी एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वैसे उसके मुस्कान नहीं थी। जब मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, यानी क्योंकि उन वहाँ पे दंगे हुए थे, जैसा कि यहाँ लिखा है सांप्रदायिक दंगे। और जो समीर दो था वो मुस्लिम था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई और उसके बाद से ही वह चौराहे पर नहीं दिखता था। जब भी वह समीर एक लड़का आता उसे ना वो समीर दो उस दिन दिखा और ना उसके कभी बाद। तो यहाँ पर कहानी खत्म होती है। यही थी विविधता कि समीर एक कैसा था और समीर दो कैसा था, जो कि एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ था और अखबार बेचता था। उनके डिफरेंसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रखा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बस इतना ही। जैसा कि लिख रखे हैं कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हारी होती और आप बस वही बन सकती थी। यानी अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की बेटी है तो डॉक्टर बनेंगी। उसी तरह कुम्हार के घर पैदा ली हैं तो आप भी कुम्हार ही रहेंगे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता। यानी उस समय लोग मान लेते थे कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बट ये तो फिक्स्ड माइंडसेट हो गया ना, ग्रोथ माइंडसेट तो हुआ नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर विविधता दिखाई गई है। आजकल के लोग क्या हैं, आजकल वो सोचते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है। इसी तरह यहाँ पर विविधता देखी जाती है कि कुछ जिंदगी में हो रहे चीज़ों को मान लेते हैं और कुछ उसको बदलाव करने की सोच लेते हैं और वो कर भी लेते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब दिखाया गया है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। यानी जो हम अपने जीवन में विभिन्न
तरह के कार्य करते हैं वो हमारे जीवन को अच्छा कैसे बनाती हैं। तो जैसा कि आपने देखा समीर 1 और समीर 2 बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। यानी वो कपड़े आपके तरीके के नहीं पहनती होगी, खाने पीने का लाइफस्टाइल अलग होगा और आपका अलग। उसी तरीके से हमारे संस्कृति में भी देखा जाता है, हम कुछ और त्योहार मनाते हैं और वे कुछ और त्योहार मनाते हैं। इसी तरह यहाँ देख सकते हैं कहानियों की बात की गई है कि कोई भूतों की कहानियाँ पसंद करता है, कोई भगवान की कहानियाँ पसंद करता है, कोई परियों की कहानी पसंद करता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में विविधता दर्शाई गई है। अब बात करते हैं भारत में विविधता। जैसा कि आप देख सकते हैं भारत विविधताओं का देश है। यहाँ जो हम भाषाएं बोलते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं, कोई बिहारी, कोई मराठी, कोई गुजराती, बहुत अन्य अन्य तरह की भाषाएं हैं और बहुत धर्म भी अलग हैं। तो हम विविधता को कैसे समझें? जैसा कि आप अभी समझ गए होंगे कि विविधता क्या है, तो यहाँ पर हम भौगोलिक क्षेत्रों को भी देखकर विविधता समझ सकते हैं। जैसा दो लद्दाख और केरल के बारे में बताया गया है, तो आगे हम वो भी पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ देखते हैं, जैसा कि बताया गया है करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, यानी पहले जब हवाई जहाज नहीं था तो लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी में के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाया करते थे और फिर पैदल चलकर भी जाया करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी, यानी अपने आप को बसाने के लिए और रोजगार के लिए। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसीलिए जगह जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। यानी भौगोलिक स्थितियाँ, यानी कभी बारिश हो गई तो उससे परेशान होकर, या कभी सूखा पड़ गया तो उससे परेशान होकर लोग अपना घर छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे और कुछ लोग काम की तलाश में भी कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। तो ये सारी कारण है जिस वजह से लोग अपना घर छोड़ देते हैं। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो वे अपने रहन सहन थोड़ा बदलाव आ जाता है। जैसा कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो वहाँ की जो जगह है, वहाँ के मार्केट है, स्कूल है, वो सभी आपको मैच नहीं करते, तो आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पर भी बताया गया है कि इनकी तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि एक में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है। यानी कुछ चीज़ें वे नई सीखते हैं, कुछ पुरानी ही रहती हैं और उनकी संस्कृति और उनकी नई जगह में संस्कृति में आदान प्रदान होता है। यानी कुछ वो दूसरों के त्योहार संस्कृति को सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है। यानी उनके मिश्रण से ही, उनके सांस्कृतिक मिश्रण, भाषा के मिश्रण और उनके बोलचाल, रहन सहन के मिश्रण से एक नई संस्कृति उभरती है और वह एक नए अंदाज से अपने जीवन को शुरू करते हैं और उसी के साथ जीते हैं। जैसे अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह के क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 ऐसे शहरों की बात की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 राज्य हैं यहाँ। लद्दाख, जैसा लद्दाख कहाँ है? लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है और यह जम्मू कश्मीर के पूर्व के पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती, यानी खेती बहुत कम होती है और बारिश भी बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर। जैसा कि इस इलाके में काफ़ी समय तक बर्फ़ से ढका रहता है, यानी ये इलाका जो है बहुत बर्फ़ से ढका रहता है और जो लोग हैं वहाँ भी उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। किसके लिए? पानी के लिए, पीने के पानी के लिए। जब तक वो पिघलेगा नहीं तब तक वो पिएंगे कैसे? इसीलिए उन्हें बर्फ पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ के लोग, अब बात करते हैं व्यापार की कि इनका व्यापार किस प्रकार होता है। तो व्यापार इनका होता है पश्मीना ऊन के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं
ये यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है और वह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। यानी ये बता रहा है कि रेगिस्तान का ये मतलब नहीं कि वहाँ पर कोई आएगा नहीं, वहाँ पर हर कोई आता है और वहाँ की चीज़ें, संस्कृति देखकर जाता है। तो लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते हैं। यानी जो मध्य एशिया के काफिले हैं वो उस इलाके में ही पहुँचते हैं, और जिसे आज तिब्बत कहते हैं। और ये जो काफिले हैं अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। यानी ये याद करने की चीज़ें हैं कि वो क्या लेकर चलते हैं, मसाले, कच्चा रेशम और दरिया आदि लेकर चलते हैं। और जो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। यानी बताया गया है कि जो लद्दाख का रास्ता है वहाँ से ही तिब्बत धर्म पहुंचा, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों, कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा कहलाता है, जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो चलिए, अब यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब आपको और विभिन्नता देखनी है तो हम बात करेंगे केरल की, कि केरल में क्या होता है, किस प्रकार होता है, वो केरल कहाँ है। तो देखिए, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है, जबकि वो कहाँ था, पूर्वी पहाड़ियों में। जबकि लद्दाख कहाँ था, पूर्व में पहाड़ियों में बसा हुआ था। और यही अगर बात करते हैं केरल की, तो ये दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है और ये राज्य एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। वहाँ पर क्या थे, मसाले वगैरह। यहाँ पर काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक है। और सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। यानी पहले कौन आया था, अरबी और यहूदी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मसीह के जो धर्मदूत हैं, संत थॉमस, वे 2000 साल पहले आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। और इब्न बतूता ने भी कई 700 साल पहले यहाँ आए और अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। और वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। यानी जब पुर्तगाली यूरोप से भारत आए थे तब उन्होंने यहाँ समुद्री रास्ता जाना कि समुद्र में रास्ता कहाँ से कैसे है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। और चीन के व्यापारी भी केरल आए। यानी केरल चीन के व्यापारी भी आ चुके हैं और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और इन्हें चीनावाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। यानी जिस चीज़ में खाना पकाना या तलना है उसे चीना चट्टी कहा जाता है। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे लद्दाख और केरल की विभिन्नताएं दिखाई गई है कि यहाँ के लोग किन चीज़ों में अपने आप को अलग दिखा रहे हैं, और जो लद्दाख के लोग हैं वो किस तरीके से व्यापार में पश्मीना ऊन का व्यापार करते हैं।
तो हमने देखा कि भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने को मिलता है, और जो क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारी ने प्रभावित किया है वो भी हम देखते हैं। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा उसमें देखा कि कैसे चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने वहाँ चीज़ों को प्रभावित किया और खेती संभव बनाई गई। लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा, यानी पश्मीना ऊन के द्वारा भी ऊन के लिए भी व्यापारी वहाँ पर आए और अपना कार्य किया। विविध सांस्कृतिक का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, यानी ये आज भी होता है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं, यानी डेली वर्क जो आप कर रहे हैं उसमें हम मिलजुल कर काम करते हैं और करना चाहिए, और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे ये कार्य हुआ, और ये तो थी विविधता की बात। अब आप देखेंगे विविधता में एकता, कि इन सारी विविधताओं के बावजूद हमारे देश में एकता कैसे है। तो देखिए, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे और उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। हाँ, तो ये तो होता ही है। जैसा कि आप अपने घर में देखेंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप अपने आप में कितना भी लड़े, लेकिन अगर कोई बाहर वाला बंदा आता है तो आप उससे पूरी शक्ति के साथ सब मिलजुल कर लड़ते हैं। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। पहले ये कब हुआ? ये जलियांवाला कांड के बाद ये जो गीत है उस समय गाया गया था अमृतसर में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया। और इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने उस शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। तो आप देख सकते हैं ये जो पोयम है, कविता उस समय गाई गई है। कविता नहीं कहेंगे, गीत कहेंगे। जैसा कि आगे लिखा था, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा कर जाना। तो आप इसे पूरा गाएंगे अगर आपको अच्छा लगे। अभी हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान और सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उसमें भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हें शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। और क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? यानी ये हमसे पूछ रहा है कि भारतीय झंडे की कहानी क्या है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी, यानी उस समय ही भारतीय झंडा फहराया गया था और इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिससे भारत की एकता प्रदर्शित होती थी कि भारत में कितनी एकता है। भले ही वे अलग अलग धर्म के हैं, जाति के हैं अथवा अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, पर उनमें एकता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब, अब उनकी एक किताब है भारत की खोज, उसमें लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत एक गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही नहीं थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। यह नेहरू ही थे। तो यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है।
अभ्यास एक्सरसाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो डेली रूटीन है, आप जहाँ रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। जैसा अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए, इनमें से कौन कौन से त्योहार सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। यानी आप जहाँ रहते हैं और आपके परिवार में, आपके धर्म में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाइए, और उनमें कौन कौन से त्योहार सभी समुदाय यानी जो अलग अलग धर्म या जाति के लोग हैं वो भी उस त्योहार को मनाते हैं, उसका आप वर्णन करेंगे। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। यानी अभी हमने पढ़ा विविधता, तो वो कैसे बेहतर बनाती है, विविधता कैसे। जैसे आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसा आप अपनी क्लास में हैं और क्लास में आप 5 बच्चे दोस्त हैं, पांचों ने अलग अलग टिफिन लाए हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि विविधताओं में कितना अच्छा रस है कि आप पांचों के लंच को आप एक दूसरे से शेयर कर कर खा सकते हैं। तो ये हुआ ना विविधता का फायदा। अगर सब एक ही रोटी सब्जी लाएंगे तो वो खाने का मजा नहीं ले पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि विविधता कैसे हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। तो आप कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अपने रोजमर्रा के दिनों के या बहुत से चीजों के। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभी आपने देखा ना कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक बोलने की बात नहीं है, इसमें उन्होंने कहा है कि ये कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। तो इस पर आपको इसका वर्णन करना है। इसी तरह लद्दाख का क्वेश्चन है, केरल का क्वेश्चन है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। यानी उसमें से कोई एक ऐसी पंक्ति जो आपको ऐसा लगे पढ़कर कि वो भारत की एकता को दर्शाती है। तो यही था आज का चैप्टर। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी के अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप इसे शेयर करते हैं तो आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसे देखेंगे और अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स।